हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं निर्वाचन आयोग। ठीक है। तो निर्वाचन आयोग क्या है? तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ संवैधानिक संस्था, सांविधिक नहीं। ठीक है। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। एक होती है सांविधिक। इस तरह से सांविधिक संस्थाएं वो होती हैं जिसका निर्माण संसद द्वारा होता है। ठीक है। जिनका निर्माण संसद द्वारा होता है उन्हें कहते हैं सांविधिक संस्थाएं। इन्हें स्टैट्यूटरी बॉडी भी कहते हैं। ठीक है। और ये संवैधानिक संस्था है, यानी जिनका निर्माण या जिनका उल्लेख सीधे के सीधे कहाँ हुआ हो? संविधान में हुआ हो। मतलब इसको जो है संविधान के द्वारा बनाया गया है, संविधान में दिए गए अनुच्छेद के माध्यम से बनाया गया है, या कहिए कि निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है वो संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में है। इसका निर्माण संसद ने नहीं किया है। चूंकि ये संवैधानिक संस्था है तो इसका किसी न किसी अनुच्छेद में उल्लेख होगा। तो वो अनुच्छेद कौन सा है? तो वो अनुच्छेद है संविधान के, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। तो जो हमारा संविधान है, संविधान के भाग 15, इसमें भाग 15 संविधान में इसको ऐसे लिखा रहता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये आ जाता है, एक्स का मतलब होता है 10 और वी का मतलब होता है 5। ठीक है। तो संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख है कहाँ से कहाँ तक? तो 324 ले लेके 329 तक। ये जो हमारे संविधान के आर्टिकल हैं, इसमें हमारे संविधान मतलब संविधान निर्माताओं ने इन आर्टिकलों में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जानिए कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है, ठीक है, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक। दूसरी चीज, इसमें कार्यपालिका इसके कार्यों में हस्तक्षेप न कर पाए, इसलिए इसको ऐसी शक्तियां प्रदान है ताकि यह स्वतंत्र रूप से काम करे। तो निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। समझ गए? क्योंकि ये एक स्वतंत्र संस्था है, क्योंकि इसका कार्य कुछ क्या है? चुनाव करवाना। तो चुनाव करवाना इसका कार्य है, इसलिए निष्पक्ष रूप से कार्य करे। तो किसी निष्पक्षता को भी सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। यानी चुनाव आयोग संवैधानिक, स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है। चूंकि ये चुनाव करवाती है, स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, निष्पक्ष चुनाव करवाती है, तो चुनाव का मतलब वो होता है जो डेमोक्रेटिक संस्था को बनाए रखती है। यानी डेमोक्रेटिक संस्था का निर्माण कैसे होता है? लोगों द्वारा। और लोगों द्वारा कैसे होगा? तो लोग जिसको चुनाव करके या जिसको चुन के अपने ऊपर शासन करने के लिए उस संस्था में या उस व्यवस्था में बैठाएंगे, इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? लोकतंत्र। ठीक है। तो हमारी जो सरकार का सिस्टम है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तो न्यायपालिका में तो निर्वाचन आयोग का कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन कार्यपालिका और विधायिका, इसमें जनता का सीधे हस्तक्षेप होता है। कैसे? तो कार्यपालिका का जो हेड होता है कौन? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री साथ ही साथ पूरा मंत्रिपरिषद, या कहिए कि इनकी पूरी जो टीम होती है उसका चुनाव कौन करता है? तो जनता करती है। ठीक है। और विधायिका में जो राज्यसभा और लोकसभा होता है ना। और इसका तीसरा पार्ट, मतलब इसे संसद कहते हैं, जिसमें एक सदन राज्यसभा का होता है, दूसरा सदन लोकसभा का होता है। और संसद का जो तीसरा पार्ट है वो राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, आपको पता है। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है, यानी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा सीधे चुने होते हैं। लेकिन राज्यसभा जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते, बल्कि जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, कहाँ? राज्यों में। ठीक है। तो राज्यों में जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुन के किसी ना किसी को राज्यसभा में भेजते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनको कौन चुन रहा है? भारत की जनता। ठीक है। यानी जनता के ऊपर शासन कौन कर रहा है? खुद जनता। इसी को कहते हैं क्या? लोकतंत्र। क्या कहते हैं इसको? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका है? चुनाव आयोग का। इसीलिए चुनाव आयोग को स्वतंत्र,
स्वतंत्र मतलब सरकार के दबाव में, सरकार के फेवर के लिए काम ना करे, ठीक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। इसीलिए चुनाव आयोग को लोकतंत्र का मूलभूत आधार माना जाता है, ठीक है। कभी स्टेटमेंट आ जाए तो ये सही मार देना, ओके। अब थोड़ा इस संस्था की बात करते हैं, किस, ठीक है। अब थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन संस्था की बात करते हैं, जो संवैधानिक इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 324। इसके तहत संविधान ने चुनाव आयोग का क्या किया? गठन किया। लेकिन इसमें कुछ उप आर्टिकल भी हैं, जैसे इसका जो आर्टिकल 1 है, मतलब 324 का भाग 1, 324 का भाग 2, 324 का भाग 3 और 324 का भाग 4 और 324 का भाग 5। इसमें क्या प्रोविजन है अलग अलग, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये जान लीजिए। मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ जाता है ना कि इस का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो बस उतना जानना है। तो जैसे 324 का 1 में क्या है? 324 के 1 में है कि चुनाव आयोग चुनाव का अधीक्षण और निर्देशन, ठीक है, निर्देशन और नियंत्रण करेगा, ठीक है। इसका जो प्रावधान है कि चुनाव कौन कराएगा, उसके लिए निर्देश कौन देगा, उसका नियंत्रण किसके अंतर्गत होगा, पूरे चुनाव प्रक्रिया का, तो 324 का 1 के तहत ये सब सारा काम चुनाव आयोग कराएगा, ठीक है। और 324 के 2 में क्या है? तो 324 के 2 में ये कहा गया है कि जो चुनाव आयोग है उसमें जो आयुक्त तो होंगे, ठीक है, जो भी चुनाव आयुक्त होंगे उसकी नियुक्ति कौन करेगा। यानी इसमें आयुक्त की बात की गई है और इनकी नियुक्ति की बात की गई है। तो 324 के माध्यम से ये कहा गया है कि चुनाव आयोग में जो कमिश्नर्स होंगे इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? तो वो करेगा राष्ट्रपति, ठीक है। इतना ही कहा गया है, बाकी और कुछ नहीं कहा गया कि राष्ट्रपति किसे बनाएंगे किसे नहीं बनाएंगे, या उन व्यक्तियों का चयन कौन करेगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त के रूप में करेंगे। ये सब उसमें नहीं कहा गया है। इसके लिए संसद पे छोड़ दिया गया कि इस संसद जो भी कानून बना के पेश करेगी उसी के हिसाब से राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे हम जो कानून है उसके बारे में, कैसे प्रक्रिया होती है। इसमें बस इतना जान लीजिए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। ये कहाँ लिखा है? 324 के 2 में, ठीक है। 3 में क्या है, 4 में क्या है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी 4 में तो ये है कि तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो पद है वो खाली नहीं रहेगा, यानी अगर मुख्य चुनाव आयुक्त तो नहीं रहते हैं तो जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह कार्य कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो कार्यवाहक या अंतरिम मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उसकी बात की गई है कि यार ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है या अपने कार्य करने में सक्षम नहीं रहते या वो नहीं है, तो उनकी जगह पे जो अन्य चुनाव आयुक्त होंगे वो कार्य कर सकेंगे। अनुच्छेद 324 का जो 5 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि अगर जो भी मुद्दा चल रहा है प्रेजेंट में उसकी, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर चुनाव आयुक्त या और जो चुनाव आयुक्त हैं ये मिलके पक्षपात करने लगे, ठीक है, पक्षपात करने लगे, या जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कार्य करने में सक्षम ना हो या संविधान का उल्लंघन करता हो। देखिए इनका हटाने का सिर्फ 2 प्रावधान है, मतलब 2 आधार पर इनको सिर्फ हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ करने लगे तो इनको हटाया कैसे जाएगा? तो उसके लिए अनुच्छेद 324 में प्रावधान था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों के हटाने की व्यवस्था दी गई है, ठीक है। 5 में इनको हटाया जाएगा। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, इनको केवल संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 324 का जो भाग 5 है उसमें कहा गया है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे उनको सिर्फ संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, और नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति, यानी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति और हटाता कौन है?
तो संसद। ये हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें पूरा प्रक्रिया मिलेगा अनुच्छेद आर्टिकल 324 में। समझ गए? एक चीज ध्यान रखिए कि जैसे मैंने बताया कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, एक है मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, और होते हैं उसमें अन्य चुनाव आयुक्त। इनको नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है। इनको कौन हटाएगा? इनको हटाएगा संसद। ठीक है, कौन हटाएगा? संसद हटाएगा। समझ गए? लेकिन इनको कौन हटाएगा? मतलब ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनको हटाएगा संसद, लेकिन चुनाव आयुक्त जो हैं इनको हटाएगा राष्ट्रपति। तो जो अन्य चुनाव आयुक्त होंगे उनको हटाएगा राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पर? मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर। इतना आपको क्लियर हो जाना है कि चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो चाहे चुनाव आयुक्त हो, इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाता है संसद। और संसद मतलब कि एक प्रक्रिया होगी, संसद में जैसे महाभियोग चलाया जाएगा, उसके बाद महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति उन्हें हटाएंगे। लेकिन चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति बिना महाभियोग की प्रक्रिया के, यानी चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति हटा देंगे। अंतिम रूप से तो राष्ट्रपति दोनों को हटाएंगे, लेकिन मुख्य चुनाव के मामले में बहुत कठिन, मतलब बहुत जटिल प्रक्रिया है जिसे महाभियोग कहते हैं। अब जो आर्टिकल 325 से लेके 329 तक है, इसमें जो प्रोविजन है वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में ज़्यादा पूछे नहीं जाते, फिर भी जैसे मतदाता सूची हो गया, ठीक है, मतदाता सूची हो गया, और समान मताधिकार हो गया, और चुनाव से संबंधित जो भी जुड़े कानून हैं, ठीक है, चुनाव से जुड़े कानून, इन सब की जिक्र कहाँ किया गया है? तो इन सब में किया गया है। समान मताधिकार का प्रावधान है। समान मताधिकार का प्रावधान मतलब कि एक अमीर आदमी, चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, सबके मत आपस में बराबर होंगे। जितने मत का जो अहम महत्व या मूल्य अमीर आदमी का होगा उतना ही गरीब आदमी का होगा। ठीक है, यानी आप देखते हो चुनाव में जो नेता होते हैं वो सबके पैर छूते हैं, भैया वोट चाहिए हमें, क्योंकि समान मताधिकार का सिद्धांत है। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा टैक्स पे करते हो तो आपको ज़्यादा महत्व दे दिया गया, आप कम टैक्स पे करते हो या नहीं करते हो तो आपको कम महत्व दे दिया गया। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। ठीक है, समान मताधिकार का सिद्धांत है, ये ध्यान रखना, ये हमारे संविधान में इसका उल्लेख है। अच्छा, मत देने का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, कौन सा है? तो ध्यान रखना, मताधिकार आपका जो मताधिकार है वो आपका संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, वो आपका संवैधानिक अधिकार है, ये अधिकार आपको संविधान ने दिया है। ओके, तो हम बात कर रहे थे चुनाव आयोग की, आइए चुनाव आयोग पे आते हैं, बाकी सभी चीजें करेंगे। चुनाव आयोग की जो संरचना होती है, चुनाव आयोग की संरचना मतलब कि किन से मिलकर बनी होती है, तो ये तो आप जान ही गए हैं कि इसमें कौन कौन होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त तो होते हैं, और अन्य चुनाव आयुक्त तो होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त, एक और अन्य आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त संख्या तो एक ही होगी, जो हेड होगा वो तो एक ही होगा, लेकिन इस समय प्रेजेंट में चुनाव आयुक्त जो है वो 2 हैं। ठीक है, तो मिला जुला के चुनाव आयोग की जो संरचना है वो 3 सदस्यीय है। समझ गए? तो चुनाव आयोग की संरचना भारत में इस समय 3 सदस्यीय है। अगर आप हिस्ट्री में बात करेंगे तो जब पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1950-51, है ना? इस समय पहला आम चुनाव हुआ था। इस समय लोकसभा का कौन सा चुनाव हुआ है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। ठीक है, तो पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, लेकिन 1950 में जो चुनाव आयोग की संरचना थी वो सिंगल थी, मतलब एक व्यक्ति था। ठीक है, अभी कितने हैं? 3। तो 1950 में जो चुनाव आयोग की संरचना थी वो
एक इंसान की थी, यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे, बाकी और कोई नहीं होता था। लेकिन 1989 में इसमें मुख्य चुनाव, यानी ये हो गया सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त। 1989 में इसमें कुछ आयुक्तों को भी जोड़ दिया गया है, मतलब जो लोकतंत्र ताकि और अच्छे से काम कर सके इनके ऊपर। अब एक व्यक्ति उतने अच्छे से हो सकता है डिसीजन ना ले पाए जितने अच्छे से 2-3 व्यक्तियों का समूह ले सकता है ना? तो इसलिए 1989 में कुछ आयुक्तों को और जोड़ दिया गया। लेकिन अभी क्या हम बात कर रहे हैं 2025 की, तो 2025 में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 आयुक्त, यानी चुनाव आयोग 3 सदस्य हैं। आपको लग रहा होगा यार 3 आदमी मिलके पूरे भारत का चुनाव कैसे करा लेते हैं? तो ऐसा नहीं है। जैसे अब कहा जाए कि भारत के मुखिया राष्ट्रपति हैं, संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति, तो क्या राष्ट्रपति सारे काम करते हैं? नहीं। लेकिन इस तरह चुनाव आयोग की जो संस्था है वो 3 सदस्य है। लेकिन जब चुनाव आयोग अपना काम करता है, यानी जब चुनाव करवाता है, तो उस दौरान सरकार की जो मशीनरी उसे चाहिए उसे मिल जाती है। यानी चाहे आप डीएम उसको चाहिए, एसडीएम चाहिए, ठीक है, मतलब जिला लेवल पे, तहसील लेवल पे मैनेजमेंट के लिए, या फिर चाहे बूथ लेवल पे उसे टीचर चाहिए, बूथ लेवल के कार्यकर्ता के लिए जो टीचर चुनाव कराते हैं, टीचर्स हो गए, लेखपाल हो गए, बीडीओ, एसडीओ, जो भी चाहिए उनको, वो सब सरकार दे देती है। और चुनाव के समय में जो दंगे फसाद होते हैं या चुनाव निष्पक्ष रूप से हो सके, कोई धांधली ना होने पाए, उसके लिए सरकार को, चुनाव आयोग को जो भी पुलिस बल, सीआरपीएफ, जो भी इसको चाहिए, वो जो डिमांड करते हैं सरकार उनको प्रोवाइड कराती है। यानी जो सरकार के लिए काम करती है पूरी सिस्टम, चुनाव के समय चुनाव आयोग के लिए करता है, ठीक है। जो वो मांगेगा सरकार उनको प्रोवाइड कराते हैं सारे अधिकारी। इसलिए आप देखते होंगे कि जब चुनाव आता है तो एसडीएम, डीएम, इनका सब ट्रांसफर होना इधर से उधर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि चुनाव आयोग को लगता है कि यार ये हो सकता है यहाँ का जो डीएम हो, यहाँ के सांसद विधायक से मिला होगा, तो चुनाव हो सकता है कि कुछ अदला बदली, मतलब हेर फेर करे, तो इसलिए इस डीएम को उस समय कहीं उठा के और रख दिया जाएगा और कहीं और का डीएम यहाँ रख दिया जाएगा। तो ये सब चीजें चुनाव आयोग करता है ताकि चुनाव की जो निष्पक्षता है वो बनी रहे। समझ गए? ओके। अब बात करते हैं कि जो हमारे चुनाव आयुक्त तो होते हैं, इनका जो कार्यकाल क्या होता है। कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल देखो 2 तरह से देखो, या इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। चुनाव आयोग का जो कार्यकाल होता है, चुनाव आयोग में जो आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। या तो 6 वर्ष हो या तो उनकी उम्र 65 वर्ष हो। यानी अगर किसी चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई और उनकी उम्र 65 वर्ष हो जाती है तो वो रिटायरमेंट हो जाएंगे, या वो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का हो गया तो भी वो पदमुक्त हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ जाए कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त या आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल या तो 6 वर्ष का होता है या तो उनकी उम्र 65 वर्ष हो जाए तो वो रिटायरमेंट हो जाएंगे। ठीक है, और इनका जो वेतन भत्ता होता है, ठीक है, वेतन भत्ता वो वही होता है जो हमारे उनको सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है वही इन्हें मिलता है। ओके, बात करते हैं इनके कार्य और शक्तियों की। इनका कार्य तो आप बहुत अच्छे से जानते हुई हो, कार्य और शक्तियां वो तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो इनका कार्य है कि निर्वाचन की जो सूची होती है, निर्वाचन सूची, जिसको लेकर अभी राहुल गांधी जी बिहार में चुनाव यात्रा कर रहे हैं ना, तो चुनाव अगर सोचो ये निर्वाचन सूची अगर सरकार बना रही होती तो अभी तक क्या हो रहा होता देश में, है ना। मतलब राहुल गांधी छोड़ो, जनता भी अब तक उग्र होकर चढ़ गई होती संसद भवन पे कि आपने ये क्या किया लोकतंत्र के साथ, है ना। तो सरकार नहीं बनाती, चुनाव सूची कौन बनाती है? वो करती है निर्वाचन आयोग। ठीक है, और ये क्या करता है तो ये आपको पता है, चुनाव करवाती है। ठीक है, चुनाव किसका कराती है? तो चुनाव कराती है एक तो जो संसद है, संसद में राज्यसभा है और लोकसभा है। इनके जो सांसद होते हैं उनका चुनाव कराती है कौन? तो चुनाव आयोग। मैं बात कर रहा हूं चुनाव आयोग की। अगर राज्य चुनाव आयोग की बात होगी तो उसमें राज्य शब्द मेंशन होगा, यानी राज्य चुनाव आयोग कहा जाएगा। अभी हम सिर्फ चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं जिसका अनुच्छेद 324 में उल्लेख है। ठीक है, तो ये संसद का चुनाव कराती है, लोकसभा राज्यसभा में जो सांसद होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनका चुनाव कराती है। और ये जो राज्य विधान मंडल होता है, विधान मंडल, उनके सदस्यों का चुनाव कौन कराता है? यानी इनको हम कहेंगे क्या, विधायक कहते हैं ना, विधायक जी। तो इनका चुनाव कराती है चुनाव आयोग। और भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं
उसका चुनाव कौन कराती है जो भी, वो चुनाव आयोग। उपराष्ट्रपति, ये अभी जो चर्चा में है क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद। इसका चुनाव भी निर्वाचन आयोग ही कराती है। तो निर्वाचन आयोग संसद यानी लोकसभा राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव कराती है, विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव कराती है, राष्ट्रपति का चुनाव कराती है और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है। इतना क्लियर है। उसके बाद जो हमारी पंचायतें होती हैं, इसका चुनाव ये चुनाव आयोग नहीं कराती, उसका चुनाव हर राज्य की अपना राज्य चुनाव आयोग होता है। ठीक है, वो कराती है। ध्यान रखना, पंचायत का चुनाव आयोग नहीं कराता, वो राज्य चुनाव आयोग कराता है। ये अंतर ध्यान रखना। तीसरा ये है कि जब चुनाव शुरू होता है तो जो क्या कहते हैं उसको, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी इसे हिंदी में कहते हैं समान आचार संहिता। ठीक है, समान आचार संहिता की घोषणा कौन करता है? तो सरकार नहीं करती, न्यायालय नहीं करती, इसकी घोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग। ठीक है, तो चुनाव आयोग का कार्य क्या है? उन सबके साथ साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी लागू करना। एक चीज आप जान लीजिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होता है? जिस डेट से चुनाव आयोग कह देगा कि मान लीजिए कि इस डेट से चुनाव होना है, उसी दिन से लेके जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा। ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है। और ये जो समान आचार संहिता है, इसका कोई लीगल बैकअप नहीं है। लीगल बैकअप का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई चुनाव ये समान आचार संहिता का कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है कि उसको सजा मिल जाएगी। ठीक है, ये बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग का मामला है कि ठीक है, तो अपना मतलब ये एक नैतिक, एक जो लोग चुनाव लड़ते हैं या जो चुनाव की राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका एक नैतिक दायित्व होता है कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है तो उसका पालन करें, लेकिन कोई कानूनी बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। लेकिन अगर जो लोग समान आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ चुनाव आयोग एक्शन ले सकता है या अपना जो निर्देश जारी कर सकता है, लेकिन आप उसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। इसीलिए आप देखते होंगे जैसे हेट स्पीच देना सीधे सीधे अलाउ नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे चुनाव वोट मांगते हैं, है ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अलग अलग कानून हैं, उनमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनके माध्यम से उनके ऊपर कार्यवाही होती है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना कि ये कोई कानूनी नहीं है बल्कि ये नैतिक है और आपसी सहमति के आधार पे बनाया गया है। ठीक है, सभी राजनीतिक पार्टियां एक समय में मिली थी, उन्होंने कहा था यार ऐसा, मतलब उस दिमाग में रहा होगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए, चुनाव आयोग ऐसा करना चाहिए, तो चुनाव आयोग करता है। ठीक है, समान आचार संहिता लागू करती है कौन? चुनाव आयोग, सरकार नहीं करती। ध्यान रखना ये चीजें। उसके बाद आप मान लो राजनीतिक पार्टी बनाते हो, अब आपको भी मन होता है चुनाव लड़ने का, तो आप कहते हो मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। तो आप अपनी राजनीतिक पार्टी बनाओगे, कैसे बनाओगे? इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ कराओगे? इसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि कहाँ जाना पड़ेगा? चुनाव आयोग के पास जाना पड़ेगा। समझ गए? तो चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण भी करती है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कौन करता है चुनाव राजनीतिक पार्टियों का? चुनाव आयोग। ठीक है, अब आप राजनीतिक पार्टी गए, रजिस्ट्रेशन करा लिए, तो अब आपको एक चुनाव चिन्ह चाहिए, तो चुनाव आयोग जो है वो चुनाव चिन्ह का आवंटन करती है। ठीक है, तो चुनाव चिन्ह कौन देता है? वो भी चुनाव आयोग देती है। ठीक है, समझे? उसके बाद मान लो आप बहुत अमीर हो, आपके पास बहुत पैसा है, आप चाहो तो सबको 1000-1000 रुपए बांट के और कह दो भैया वोट मुझे दो। लेकिन एक गरीब आदमी भी लड़ रहा है, अगर वो पैसे देने में सक्षम नहीं है तो चुनाव की निष्पक्षता कहाँ रह गई? है ना। तो चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे, मनी पावर और मसल्स पावर का उपयोग ना हो, इसके लिए चुनाव में आप कितना खर्च करेंगे उसकी जो सीमा है वो भी कौन तय करता है? चुनाव आयोग। तो चुनाव के समय में जो पैसे खर्च होते हैं उसकी एक लिमिट तय कौन करता है? चुनाव आयोग। इसका ये भी कार्य है। जैसे 18वीं लोकसभा में 70 लाख एक सांसद अपने चुनाव में खर्च कर सकता है। ये ऊपरी लिमिट थी, इससे ज्यादा खर्च आप नहीं करोगे। अगर आप खर्च करते हो तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसके बाद जो अन्य चुनाव आयोग के जो प्रावधान है उसका आप उल्लंघन करते हो, उसके माध्यम से आपका चुनाव भी निरस्त हो सकता है। तो ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद अब ये तो होगी उनकी बातें, पर मतदाता
मतदाता को जागरूक करना भी चुनाव आयोग का ही काम है। इसके लिए चुनाव आयोग क्या करता है, तो एक स्वीप प्रोग्राम चलाता है। ये ध्यान रखना, स्वीप प्रोग्राम। ये क्या होता है, ये जो है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है। इसको चलाता कौन है, चुनाव आयोग। ये ध्यान रखना। अब मान लो कोई चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाए, ठीक है, इसका अंतिम न्याय निर्णय कौन करता है, जो अंतिम न्याय निर्णय है वो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करता है। लेकिन एक जो इसे कहते हैं सलाहकारी न्याय निर्णय, ये करता है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग न्याय निर्णय का काम भी करता है, ठीक है, कि किसी चुनावी विवाद पे चुनाव आयोग अपना फैसला सुना सकता है। लेकिन अगर आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। समझ गए। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि जो चुनाव संबंधित कोई विवाद है तो चुनाव आयोग उस पर न्याय निर्णय करता है, तो हाँ करता है, पर वो अंतिम नहीं होता, सलाहकारी होता है। अगर आपको ठीक लग रहा है तो मान जाइए, नहीं आपको ठीक लग रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाइए, ठीक है, इतना क्लियर है। और चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो बाहरी एजेंसी होती है, बाहरी एजेंसी जैसी, मतलब जो चुनाव आयोग के पास तो है नहीं, वो सरकार की एजेंसियां हैं, चाहे सीआरपीएफ, वो आप जान गए, सीआरपीएफ हो गया या पुलिस हो गया, या तकनीक से संबंधित कोई और कंपनी चाहिए उसको, तो वो उसको हायर करती है। फिर उनके ऊपर जो भी नियम कानून निर्देशन होते हैं वो चुनाव आयोग के होते हैं। इतना समझ गए। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ संसदीय कानून जो संसद ने बनाए हैं। तो चुनाव प्रक्रिया के लिए संसद ने जो कानून बनाए हैं उसे हम कहते हैं संसदीय कानून। तो संसद ने अभी तक ऐसे चुनाव की प्रक्रिया की बात कर रहा मैं, प्रक्रिया के लिए 2 कानून बनाए हैं। एक तो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये ध्यान रखना, ये 50 वाला है नाम दोनों का वही है, कि हिंदी नाम क्या होगा, तो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 और एक है 1951। ये दोनों कानून संसद ने बनाए हैं चुनाव की प्रक्रिया के लिए, ठीक है। अब दोनों में अंतर, बेसिक अंतर क्या है समझिए। जन प्रतिनिधि अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को हम आरपीए लिख देते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपीए 1950, और दूसरे को हम लिख देते हैं आरपीए 1951। अब देखिए मैं थोड़ा इसको अंतर कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए यहां पे चुनाव हो रहा, ठीक है, चुनाव, तो चुनाव से पहले, ठीक है, और इधर चुनाव के बाद या चुनाव के समय, ठीक है। ये कानून, इस कानून के तहत जो काम होते हैं वो चुनाव प्रक्रिया होने से पहले जो तैयारियां करनी होती हैं उसके लिए ये कानून कार्य करता है, और चुनाव के समय या चुनाव के बाद यानी रिजल्ट आने तक जो कानून कार्य करता है वो है आरपीए एक्ट 1951 वाला। जैसे चुनाव कराने से पहले आपका क्षेत्रों का निर्धारण करना होगा, है ना, क्षेत्र, चुनाव का क्षेत्र निर्धारण, तो परिसीमन जिसको कहते हैं, ठीक है। हालांकि परिसीमन का निर्धारण चुनाव आयोग नहीं करता, उसके लिए है परिसीमन आयोग, ठीक है। परिसीमन आयोग जाता है अपना क्षेत्र का निर्धारण करता है, लेकिन उसकी जो तैयारियां होती हैं वो होती है आरपीए एक्ट 1950 के तहत। उसके बाद आपने क्षेत्र का निर्धारण कर लिया तो आप वोट कौन करेगा उसका निर्धारण करोगे, यानी आप मतदाता सूची तैयार करोगे, ठीक है। तो कैसे तैयार करना है, मतलब मतदाता सूची होगी, ये तो संविधान के आर्टिकल में है, ये तो आपने पढ़ा, लेकिन किस तरह से तैयार होगी, क्या योग्यता होगी, कौन उसमें शामिल होगा, किस उम्र के लोग शामिल होंगे, तो ये सब चीजें जो लिखी गई हैं वो आरपीए एक्ट 1950 वाले में लिखा गया, ठीक है। तो आरपीए एक्ट 1950 के तहत मतदाता सूची की जो योग्यताएं हैं वो, ठीक है, कि मतदाता सूची तैयार करेगा कौन, चुनाव आयोग, उसके लिए कौन सा कानून है, आरपीए एक्ट 1950। उसके बाद पात्रता,
जैसे 18 वर्ष है ना, कि 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है वो वोट का अधिकार उसको होगा। तो ये सब चीज़ें किसमें है? आरपी एक्ट 1950 में। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एससी एसटी के जो सीटों का आरक्षण है, ठीक है, सीटों का आरक्षण है, उसके लिए जो कानून की जो उसका जो प्रावधान है, प्रक्रिया है, किस तरह से होगा, उसका भी जिक्र कहाँ किया गया है। मतलब उसके ऊपर जो कानून लागू होता है उसको आरक्षण के लिए, ये संवैधानिक है, लेकिन अब चूंकि उसमें संविधान में बस कह दिया जाता है, पर उसकी प्रक्रिया क्या होगी, क्या आधार होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, कहाँ पे आरक्षण होगा, कहाँ पे नहीं होगा, इसके जो कानून बनाया गया संसद ने, वो आरपीए एक्ट 1950। ये ध्यान रखना। मोटा मोटा जो है तो और भी सब चीज़ें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं जो बताना चाहता हूँ कि मेन अंतर क्या है, कि चुनाव से पहले जो तैयारियां होती हैं, उससे जो कानून लगता है वो लागू होता है, वो आरपीए एक्ट 1950 है। उसके बाद चुनाव के समय और चुनाव के बाद, जो चुनाव के समय क्या होता है, तो चुनाव की प्रक्रिया कैसी होगी, है ना, आरपीए एक्ट 1950। खर्च मैंने बताया कि लिमिट कितना करना है, कितना नहीं करना, आरपीए एक्ट 1950 सॉरी 1951 के तहत ये अधिकार है चुनाव आयोग को कि वो खर्च पे लिमिट लगा सकती है। समझ गए? उसके बाद कोई चुनावी अपराधी है, चुनावी अब चुनावी अपराधी कब होगा? चुनाव का समय होगा ना, जब चुनाव की वोट खरीदेगा या बूथ कैप्चरिंग करेगा या धार्मिक आधार पे वोट मांगेगा या डिवाइड करेगा लोगों को। ये सब जो अपराध होंगे, चुनावी अपराध, वो चुनाव के समय होंगे ना, चुनाव से पहले तो होंगे नहीं। तो ये सब, इन सब से निपटने के लिए जो चुनाव आयोग के पास जो अधिकार है, वो आरपीए एक्ट 1951 से आता है। समझ गए? उसके बाद अगर इन सब के आधार पे अगर किसी को अयोग्य, किसी कैंडिडेट को अयोग्य घोषित करना हो, तो वो पावर भी चुनाव आयोग के पास कहां से आता है? आरपीए एक्ट 1951 से। समझ गए? अगर आपको किसी संबंधित चुनाव संबंधित कोई याचिका आपको दायर करनी है अगर हाई कोर्ट में, तो उसके लिए भी जो कानून है कौन सा है? आरपीए एक्ट 1951। आरपीए एक्ट 1951 जो है वो बेसिकली क्या करता है कि जो चुनाव आयोग है उसकी शक्तियों का विस्तार करता है। क्या करता है? शक्तियों का विस्तार करता है। समझ गए? अब कुछ हम चुनाव से संबंधित जो महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं उसको हम देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं चुनाव से संबंधित, सब नहीं पढ़ना है, कुछ पढ़ना है। जैसे एक 1975 में चुनाव के लिए एक समिति बनी थी, उसे कहते हैं तारकुंडे कमेटी। उसे कहते हैं तारकुंडे कमेटी। कब बना था? 1975 में। इसका काम क्या था? तो ये जो कमेटी बनी थी, इसको ये बताना था कि चुनाव आयोग को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र कैसे बनाया जाए। ठीक है? तो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए या मजबूत बनाने के लिए ये तारकंडे समिति बनी हुई थी। कब बनी थी? 1975 में। तो तारकंडे समिति किससे संबंधित है? तो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से संबंधित। कब बना था? 1975 में। जो है 1990 में चुनाव सुधार से संबंधित एक समिति बनी थी, उसे कहते हैं, इसका आप अक्सर नाम सुनते हैं, दिनेश गोस्वामी कमेटी। ठीक है? दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में बना था। ये चुनाव सुधार संबंधी था और इनका जो मतलब काम था कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, जो जिसे मैं बताया ना, कोई कानूनी अधिक आधार नहीं है, वो बस नैतिक दायित्व है और पार्टियों की आपसी सहमति है। लेकिन 1990 में ये कमेटी बनाई गई कि एमसीसी के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है या चुनाव आचार संहिता है, उसको कानूनी दर्जा दे दिया जाए क्या, है ना, कानूनी दर्जा दे दिया जाए क्या। तो कानूनी दर्जा देने से क्या दिक्कतें हो सकती हैं और देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसे कहते हैं दिनेश गोस्वामी कमेटी। आज भी कहा जाता है कि दिनेश गोस्वामी कमेटी की जो सिफारिशें थी, अगर उसको लागू कर दिए जाएं तो चुनाव संबंधित जो पार्टियां ऊट पटांग हरकतें करती हैं ना, धर्म के आधार पर लोगों को धमकाना, भड़काना, बांटना, डिवाइड करना, जाति के आधार पर बलगराना या फिर पैसे के आधार पर वोट खरीदना, ये सब चीजें बहुत लेवल पे कम हो जाएंगी, क्योंकि फिर चुनाव आयोग सख्ती से, क्योंकि कानूनी दर्जा मिल जाएगा, चुनाव आयोग ढंग से एक्शन ले सकेगा और कोई भी व्यक्ति उसके माध्यम से कोर्ट में जा सकेगा। ठीक है? बस ये ध्यान रखना, दिनेश गोस्वामी जो कमेटी बनी थी वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कानूनी दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए, इसके लिए बनी गई थी। उसके बाद तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव सुधार संबंधित चीजें हुआ था, वो था लॉ कमीशन रिपोर्ट। ये आया था 2015 में। हाँ, 2015 में। ठीक है? तो 2015 में जो लॉ कमीशन है
उसने अपनी एक रिपोर्ट दी थी और उसने ये कहा था कि जो पेड न्यूज होते हैं, पेड न्यूज और हेट स्पीच, ठीक है, इससे निपटने के लिए लॉ कमिश्नर ने कुछ रिपोर्ट दिए थे। पेड न्यूज क्या होते हैं? तो पेड न्यूज वो होते हैं, मतलब आपको टीवी में कोई न्यूज चलाना है, आप उसको पैसे दो, अब वो आपके फेवर की न्यूज चलाएगा, ठीक है। आप उसे, अब सरकार क्या, मान लो सरकार, आप सरकार में हो तो आप क्या करोगे कि किसी न्यूज चैनल को कहोगे भाई तुम सिर्फ मेरी चीजें दिखाओ, विपक्ष की चीजें मत दिखाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें इस चीज में फायदा पहुंचाऊंगा, उस चीज में फायदा पहुंचाऊंगा, तुम्हारे फेवर की चीजें करूंगा या मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो ऐसी चीजें जो मतलब पैसे दे के या कुछ दे के अपने लिए न्यूज चलाई जाती है, दूसरे की बंद कराई जाती है, उसे कहते हैं पेड न्यूज। और हेड स्पीच तो आप जानते ही हो कि ऐसी स्पीच दो जो ताकि नफरत लोगों में फैले। तो चुनाव संबंधित ये सब चीजें हुई थी। अभी 2023 और 24 इवन 25 में जो मूल मुद्दा चल रहा है वो चल रहा है चुनाव आयोग की निष्पक्षता और उसकी स्वतंत्रता पर। इसको लेके बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है। मतलब वाकई में चुनाव आयोग के ऊपर अगर कोई भी एलिगेशन लगता है तो ये बहुत ही शर्म की बात है, मतलब भारतीय लोकतंत्र के लिए। ये ऐसी संस्था है जिसके ऊपर लोगों का भरोसा है। ये हो गया न्यायालय हो गया, इन सब के ऊपर लोग बहुत ही भरोसा करते हैं आंख बंद करके, ठीक है। इसलिए अगर मतलब साम दाम दंड भेद करके कोई पार्टी कैसे भी जीत जाए फिर भी लोग ये मान लेते हैं कि नहीं, चुनाव हुआ है, पापा सरकार जीती है, कोई पार्टी जीती है तो मतलब वो जीती है, लोगों ने उसको जिताया है। लेकिन आज के समय में चुनाव आयोग के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो इसके अब देखिए मैटर क्या है, मैटर क्या है कि 2023 में एक कानून आता है कि जो चुनाव आयुक्त तो होते हैं उनकी नियुक्ति को लेकर, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य, इनकी नियुक्ति को लेकर एक 2023 में कानून बनता है। अब 2023 में कानून क्यों बनता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट वो कहता है कि भाई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, इनकी जो नियुक्ति होगी, नियुक्ति करता कौन है? वो तो आपको पता है कि राष्ट्रपति करते हैं, ये तो संवैधानिक प्रावधान है, इसको तो बदल नहीं सकते। लेकिन नियुक्ति के लिए जो चयन कमेटी होती है, चयन समिति, यानी चयन समिति मतलब कुछ व्यक्तियों का चुनाव करती है और उनमें से राष्ट्रपति को किसी एक को चुनाव आयुक्त के रूप में, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है। तो इस चयन समिति में कहा था कि एक सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि चयन समिति में एक तो प्रधानमंत्री होंगे और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, यानी जो विपक्ष का नेता होगा, विपक्ष का नेता, और एक न्यायाधीश, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के होंगे। ये चयन समिति में ये तीनों शामिल होंगे और ये तीनों मिलके नाम देंगे और वही नाम राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और फिर उन्हीं में से राष्ट्रपति किसी को आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति कर देंगे। लेकिन 2023 में संसद ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को या आदेश को, निर्देश को बाईपास करके एक कानून बनाती है। कौन सा कानून बनाती है? तो वो कानून है, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये है CEC एंड अदर ECs एक्ट 2023। कैसे पढ़ोगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट, अपॉइंटमेंट एक्ट 2023। और इसमें कह दिया गया कि जो चयन समिति होगी, इसमें कौन शामिल होगा? तो एक तो PM होंगे और एक PM जिसको कहेंगे वो मंत्री होगा और तीसरा कौन होगा? विपक्ष का नेता। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश का प्रावधान था उसे हटा दिया गया। तो अब चयन समिति में प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक मंत्री होता है, वो मंत्री भी सरकार का आदमी है, और दूसरा होता है विपक्ष का नेता। अब आप सोचिए इसमें विपक्ष के नेता की कोई भूमिका रह गई? सरकार के 2 लोग हैं, विपक्ष का मात्र 1 लोग है। तीसरा थर्ड पर्सन होना चाहिए जिसका चुनाव से कोई मतलब ना हो, वो कम से कम निष्पक्ष रूप से अपना व्यक्ति चुनेगा। अब सोचिए विपक्ष चाहेगा मेरी मनपसंद का व्यक्ति का नाम जाए राष्ट्रपति के पास, ये सरकार सोचेगा मेरे मनपसंद आदमी का नाम जाए किसके पास? राष्ट्रपति के पास। लेकिन सोचो अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होते इसमें, उनको तो इससे मतलब ही नहीं है कोई भी, मतलब वो तो निष्पक्ष रूप से लेते ना।
तो थर्ड पार्टी का होना जरूरी था। लेकिन इस कानून के माध्यम से, 2023 कानून के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया, क्योंकि संसदीय कानून है तो उस पर कुछ हो नहीं सकता, जो बन गया तो बन गया। विपक्ष की संख्या बहुत कम थी, सरकार के लोग ज्यादा थे और कानून आराम से पास हो गया। इसको लेके बहुत बड़ी डिबेट चली कि जो अब इसमें, अब सोचिए 2+1 बहुमत किसका है? सरकार का। तो नॉमिनेट कौन होगा? जिसको ये लोग नॉमिनेट करेंगे। तो निष्पक्षता इससे प्रभावित होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो अभी जो निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वो हैं ज्ञानेश कुमार। इनको लेके बहुत मतलब संदेह है लोगों में कि भाई ये निष्पक्ष हैं कि नहीं। कुछ और मुद्दे रहे हैं जिसे आप सुने होंगे, जैसे कि एक है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके, जो 2017 में आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बैन कर दिया है ना, बैन लगा दिया, तो इसे बंद कर दिया गया है। उसके बाद कुछ मुद्दा और चल रहा था, जैसे रेवड़ी सिस्टम, आपने सुना होगा रेवड़ी बांटना, इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्री बीज, और या फिर कुछ पॉपुलिज्म स्कीम, यानी बहुत चुनाव के लिए। अब देखिए जब चुनाव आता है तो फीता काटना शुरू हो जाता है, या फिर नई नई घोषणाएं शुरू हो जाती हैं। चीजें पे थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कुछ चीजें चल रही थी। उसके बाद एक और जो बहुत ही फेमस है, वो है डिफेक्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी चुनाव, जो राजनीति का अपराधीकरण, और जो चुनावी अयोग्यता, डिफेक्शन होते हैं ना, तो इन सब के लिए जो एक कानून है, आरपीए एक्ट, कौन सा, 1950 वाला है ना, नहीं सॉरी 50 वाला कि 51 वाला, ये सब चीजें कब होंगी? अब चुनावी अपराधी कब घोषित होगी? जब चुनाव होगा या होने के बाद ना, तो 1951 वाला होगा। कौन सा होगा? 1951 होगा, 50 वाला नहीं होगा। तो आरपीए एक्ट 1951 की कुछ सीमाएं हैं, इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है, जिसकी वजह से, ताकि इन सब पे चुनाव आयोग ठीक से एक्शन ले सके। उसके बाद वीवीपैट और ईवीएम को लेकर भी कुछ मुद्दे चलते रहते हैं, ये आप जानते ही हैं। लेकिन हमारे जो एग्जाम पॉइंट है उससे काम की चीजें थी। लेकिन आर्टिकल, चुनाव आयोग की संरचना, और जो भी कानून थे, आरपीए एक्ट दोनों, और जो अपॉइंटमेंट संबंधित 2023 वाला सुधार मतलब कानून बना, वो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अब मेंस के लिए हमें इंपॉर्टेंट होता है, जैसे फ्री इलेक्शन कमीशन की भूमिका, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, अपॉइंटमेंट लेके संबंधित विवाद, या अभी सब चीजें चल रही हैं, सब कुछ, चुनाव आयोग की पारदर्शिता, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और उसकी निष्पक्षता, ये सब कैसे बनाए रखा सकता है, क्या और सुधार किया सकता है, ये सब चीजें हमें मेंस में डिस्कस करनी होती है। तो अंत में मैं बस यही कहूंगा कि निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र का प्रहरी है। क्या है? प्रहरी, रखवाला है। जो भी अपॉइंटमेंट या एग्जीक्यूटिव या कंट्रोल या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर जो कानूनी कमजोरियां हैं, और साथ ही साथ जो भी चुनावी फंडिंग को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं, और नाम सूची मिटाने या फर्जी शामिल करने संबंधी जो भी दिक्कतें हैं, उस पर चुनाव आयोग को थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें लोगों का भरोसा बना रहे, है ना। तो आज के लिए काफ़ी इतना।